एक चीज़ उन्होंने उसमें फिर कहा कि इसमें एक कैरेक्टर जो मरहूम खालिद भट्ट ने किया था, उस ज़माने में वो था मौलवी उमर दराज। उन्होंने कहा कि ये मौलाना हजरात एतराज़ करेंगे, तो मैंने कहा यही इशू है, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा उसको मास्टर कर दें, कहते हैं ठीक। तो पगड़ी वही है, दाढ़ी वही है, सोच वही है, और उसका नाम मौलवी उमर दराज के बजाय मास्टर उमर दराज हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? बढ़िया सर, आपको मैं अगर एक वर्ड लूँ ना आपको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो है कि आप जो है ना मेरे लिए उस्ताद का जो एक दर्जा होता है ना उसमें आते हैं, क्योंकि आप रूहानी जिसको कहते हैं ना एक उस्ताद, उसमें आते हैं, क्योंकि आपने जितना काम किया है। हमारी जनरेशन है जो 80s बॉर्न है ना, उन्होंने तो आपसे सीखा है सारा कुछ। तो अब मुझे ये बताइए कि आप किधर हैं आजकल? आप इतना ज़्यादा हमें दिखते क्यों नहीं है? बस मेरे ख्याल है कम दिखना जो है वो बेहतर रहता है, और मेरा काम हमेशा से ही पर्दे या स्टेज के पीछे रहा है, एज ए राइटर और एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी मसरूफ़ हूँ, और मतलब बिल्कुल जो पेस है ज़िंदगी की और प्रोफेशनल पेस वो बरकरार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वही देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, इतना आपकी हेल्थ, आप सबको, हमें तो लगता है आप चेंज ही नहीं हुए बिल्कुल भी। लास्ट 20 ईयर्स से जैसे आप थे आप बिल्कुल वैसे ही हैं, और मेरा ख्याल है इसकी सबसे मेन वजह यही है कि आप एक्टिव रहते हैं अपने काम में, क्योंकि आपका काम जो है वो हमेशा से पैशन रहा है। अंदर से भी चेंज नहीं हुए, वही सोच है, वही जज्बा है, वही जोश है। सर, लेकिन आजकल जो एक फिजा चली हुई है सोशल मीडिया की और ये वो, आप लोग तो, आपको पता है, आप लोग तो एक प्रॉपर काम करने वाले लोग थे, इसमें क्या मेजर चेंज क्या आया हमारी सोसाइटी के अंदर मीडिया को लेके? देखिए जी, एक तो मीडिया जब प्राइवेटाइज हुआ तो उसके नतीजे में वो सरकार की बजाय सेठ के हाथ में चला गया, या जो मार्केट फोर्सेस हैं जो तोलते हैं कितनी रेटिंग है और कितनी व्यूअरशिप है, कितना प्रॉफिट है। तो लेकिन विदाउट एनी सोशल अवेयरनेस या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी वजह से वो फिर बिल्कुल बेमहार किस्म का एक ऊँट है जो प्राइवेट मीडिया है। वो बस उसके पीछे है, जहाँ उनको चारा मिलता है, जहाँ उनको रेटिंग मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, या उनके मार्केटिंग वाले कहते हैं कि जी इस तरफ जाना है तो वो उस तरफ चल पड़ते हैं। तो उसमें चाहे सोशल इश्यूज़ हों या कोई मॉरल इश्यूज़ हों, वो दे डोंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज़ टू गेट मोर रेटिंग्स एंड गेट मोर प्रॉफिट। ये एक मेजर चेंज आया है। पीटीवी के जो मोनोपोली का ज़माना था उसमें ये इशू सामने नहीं होता था, उसमें और इश्यूज़ होते थे, गवर्नमेंट कंट्रोल है या सेंसरशिप है जी। तो दूसरा ये है कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट है कि जो डिजिटलाइजेशन हुई है और जो सोशल मीडिया और जो अब इंटरनेट के ज़रिए जो पॉसिबिलिटीज़ निकली हैं, उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हमारे जो टीवी चैनल फोकस्ड काम था वो अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स सोशल मीडिया। तो उसके नतीजे में कुछ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को आज़ादी भी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी मर्ज़ी का काम करने की। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उसके पीछे भी कोई एक अवेयरनेस या कमिटमेंट जो है, जो अपनी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई एनलाइटनमेंट फैलाने के लिए, वो ज़रा कमज़ोर पड़ गया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारी तालीम होती थी एक तरह से पीटीवी के थ्रू, हम लोग सीखते थे चीज़ें, मसाइल के ऊपर रोशनी डाली जाती थी, अभी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी जो है वो कैश इन ज़्यादा हो रही है। मतलब एक गलत चीज़, एक मायूब चीज़ जो है वो रात को रिलीज़ होती है और सुबह वो एक ट्रेंड बनी होती है। आपको कितना मतलब फील होता है ये चीज़ जो है? हाँ, यकीनन ये जो ट्रेंड बनना और ये इंस्टा पे और फेसबुक पे और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं,
उस पे जो फोकस हो गया है, उसका नतीजा ये हुआ कि लोग आपस में जुड़ने की बजाय अलग हो गए हैं। चाहे मैसिव रिस्पांस आती है, कोई आपका क्लिप वायरल हो जाता है लाखों की तादाद में, लेकिन वो सारा सेरिब्रल होता है, हवा में होता है। जो इंसानों की कमिटमेंट है, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स या एंटरटेनमेंट मीडिया हो या थिएटर हो या फिल्म हो, ये लोगों को जोड़ता था, कम्युनिटी फीलिंग होती थी, आप सब मिल के आते थे और एक अपने कल्चर से रिलेटेड स्टोरी को अप्रिशिएट करते थे। वो जो है ना वो टूट गया। अब हर कोई अपने अपने स्मार्टफोन को लेके, घरों के अंदर भी जो कम्युनिकेशन है बेटे और बाप के दरमियान या भाई और बहन के दरमियान, वो मैसेजेस के व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि सोसाइटी को जोड़ने का जो काम है वो अब बहुत कम लोग कर रहे हैं, और उनमें मैं भी शामिल हूँ। आप भी शामिल नहीं, आप तो हमेशा से शामिल हैं, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपको पता है दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके जवाब नहीं है, मिस्ट्रीज हैं। उनमें एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि शायद नदीम कब पैदा हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कहीं पर गूगल पे, विकीपीडिया पे आपका जिक्र नहीं है। आप प्लीज़ ज़रा बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ और स्टार क्या है। देखिए जी, मैं तो जब पैदा हुआ था तो उसको तो सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है, शायद आप भी करते हो, मुमकिन है आपकी फैमिली में भी कोई कनेक्शन हो, लेकिन सारी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है। क्रिसमस डे, कायद-ए-आज़म डे, 25 दिसंबर। अच्छा, 25 दिसंबर मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ भी वही है। सब बड़े लोगों की डेट जो है ना वो ऐसी ही होती है। तो कैप्रिकॉर्न साइन है। वाह वाह। और क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आपका? 47 है। हाँ, तो आप पाकिस्तान के छोटे भाई हुए? हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा छोटा। मैंने ये पूछना था क्योंकि विकिपीडिया पे सिर्फ 1947 लिखा हुआ। पाकिस्तान ने सलूक भी छोटे भाई जैसा किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पैदा हुए? जी, मैं इनफैक्ट कश्मीर में पैदा हुआ था, जो मकबूजा कश्मीर है, सोपुर, वहाँ का एक टाउन है, वेल नोन टाउन है, और प्रो पाकिस्तान मूवमेंट का गढ़ रहा है और अभी भी है। तो आई वॉज बॉर्न देयर, और फिर एट द एज ऑफ 1 वी वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। 47 के बाद जब हालात वहाँ बहुत बिगड़े, तो मेरे फादर जो है वो थे प्रो मुस्लिम लीग या प्रो पाकिस्तान, तो उनको वहाँ काफ़ी हैरेसमेंट हुई, तो फिर सडनली वी हैड टू लीव। तो मैं, आप समझ लें कि हिजरत 1 साल की उम्र में की। अच्छा। और एक पुल था जम्मू और सियालकोट के दरमियान, पैदल पुल, उस पे वो मैं अपनी वालदा की गोद में वहाँ से मैंने क्रॉस किया। और इनफैक्ट जब हम क्रॉस कर रहे थे तो मेरा बड़े भाई हैं, वो थे 3-4 साल के। अच्छा। तो उन्होंने उंगली पकड़ी हुई थी मेरी वालदा की। वालिद के पास सामान था, जो भी 2-1 सूटकेस थे। अच्छा। तो मैं उनकी गोद में था, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, पेडेस्ट्रियन ब्रिज था। तो उसी ज़माने में ये 47 के बाद एक एक्सचेंज हो रहा था प्रिजनर्स का, कि जो हिंदू सिख प्रिजनर्स इंडिया भेजे जा रहे थे, वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम प्रिजनर्स हैं उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तो एक प्रिजनर ने देखा, तो उसने कहा कि बाजी ये मैं बच्चे को उठा लेता हूँ। तो मैं एक्चुअली एक कैदी की गोद में वो मैंने क्रॉस किया ब्रिज, और फिर कैदियों से हमारा ताल्लुक जो है वो आज तक कायम है, किसी न किसी शक्ल में। अच्छा 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 सर, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। हम इस पे वैसे आगे आके बात करेंगे। आपके साथ भी कुछ ऐसी फिर मुसीबतें आई आपकी ज़िंदगी में भी। अभी आपने भाई का जिक्र किया, आपके कितने बहन भाई थे बेसिकली? हम 3 भाई हैं। अच्छा, 3 भाई हैं। मैं दरमियाने में हिस्से में हूँ। बड़े भाई यहीं पर हैं, वो डॉक्टर हैं, और छोटा भाई वो अमेरिका में है। वो अमेरिका में, और वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे छोटे भाई आप? छोटे भाई पाकिस्तान में पैदा हुए थे, यहीं लाहौर के पास बाटापुर है, तो वहाँ मेरे फादर थे। और ये जो आप जगह उधर बता रहे हैं, ये गालिबन बारामूला के पास है? बारामूला के काफी पास, ये उसके करीब करीब बनती है। अच्छा 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 अच्छा, सही है। सर, पेरेंट्स आपके, फादर क्या करते थे आप? वो डॉक्टर थे, और कश्मीर के वादी के मेरे ख्याल अर्लीस्ट डॉक्टर्स में से थे। फैमिली हमारी हकीमों की थी, वो बाद में डॉक्टर्स बन गए, और ही वाज ओनली वन हु हैड टू माइग्रेट। बाकी अभी तक वही है, मेरे फादर की सारी फैमिली, वो सारी फैमिली के लोग हैं, और वो भी दे आर वेल नोन डॉक्टर्स, उनके हॉस्पिटल्स हैं मेरे ताया के नाम का। तो वो फिर यहाँ आ गए, कुछ अर्सा कश्मीर में रहे, फिर ज़्यादा वो लाहौर में ही
उन्होंने प्रैक्टिस की। वालदा मेरी लाहौर से ही थी, जो कश्मीरी पंजाबी फैमिली होती अच्छा थी जी, ना, ठीक। उनसे थी। तो फिर मेरी ज़्यादातर जो परवरिश और जो ग्रोइंग अप है वो लाहौर में ही हुई। और फादर जो है वो कुछ अरसा ओमान में रहे, जो मस्कत ओमान है, जी, वहाँ जी। पर एज ए मेडिकल ऑफिसर, और फिर यहाँ पर ज़्यादा वक्त उन्होंने इधर लाहौर ही में गुजारा। गुजारा। अच्छा अच्छा। सर घर का माहौल कैसा था? मजहबी था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, या ओपन माइंडेड? नहीं, मजहबी तो नहीं था, अगरचे ट्रेडिशनली वालदा जो एक ट्रेडिशनल ख़वातीन होती हैं उस तरह का उनका मज़हब या जो भी हमारे रसूम रवाज से कंसर्न था। तो लेकिन नथिंग वेरी स्ट्रिक्ट। और वालिद जो हैं वो तो अमलन काफ़ी सेकुलर थे। अच्छा जी। तो और स्ट्रिक्ट तो नहीं थे, लेकिन ज़रा ज़्यादा संजीदा थे। तो अच्छा, हम संजीदा। ज़्यादा फिर हमारी कम्युनिकेशन जो है वालदा के थ्रू ही होती थी। ओके 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 ओके, सही सही। सर कोई निक नेम था घर का, प्यार से कुछ बुलाते थे? हाँ, शुरू में था काका। काका। अच्छा अच्छा अच्छा। ये काका आपको मदर और फादर ही बोलते थे या भाई भी नहीं, बोलते? और भी भाई या जो जॉइंट फैमिली सी थी जी, हमारे, मेरी मदर के जो थे भाई बहनें वगैरह वो लाहौर में ही थे। तो उसके अंदर कुछ अरसा ये नाम रहा। फिर जो है वो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने फैसला किया कि मैं अपनी शनाख्त खुद बनाऊंगा। तो मेरा नाम रखा गया था शाहिद महमूद। अच्छा। तो फिर मुझे उस ज़माने में नदीम नाम पसंद था, तो वो मैंने लगा लिया। तो वो तब से फिर महमूद कहीं बीच में कभी ड्रॉप हो जाता है, कभी वापस आ जाता है। जो पुराने लोग हैं वो शाहिद महमूद नदीम करके बुलाते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये किस मेरे दौर के जानने वाले हैं। सही, तो वो फिर नदीम अब चल रहा है। लेकिन आपका ड्रामा जो पीटीवी था उसमें आपका नाम शायद नदीम ही आता था हमेशा। जी नहीं, शुरू में जो मेरे प्रोग्राम थे, अर्लियर पीरियड जो है ना, मेरा समझ लें कि एक पीरियड था प्रीजिया, जिस ज़माने में मैं ड्रामे, डॉक्यूमेंट्रीज और दूसरे प्रोग्राम करता था म्यूज़िक के। तो उस ज़माने के जो प्रोग्राम है उसमें महमूद मौजूद है। अच्छा जी। लेकिन फिर मैं बीच में कुछ 10-11 साल बाहर रहा, जी। निकाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जी, फिर वो हमने एक्साइल हो गया। यप। तो उसके बाद फिर वो वहाँ कहीं ज़रा बहुत बड़ा हो गया था नाम, तो फिर महमूद बीच में से निकल गया। लेकिन एज ए मिडल नेम वो है अभी तक। सही। आपके वालिद का नाम क्या था? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। अच्छा। सर एजुकेशन कहाँ की आप? एजुकेशन मेरी बेसिकली स्कूलिंग तो यहीं पर हुई लाहौर में। जो बहुत अर्ली जो था स्कूल वो बाटापुर कॉलोनी है। अच्छा जी। जो इधर वाघा के पास, जहाँ बाटा शू फैक्ट्री वाले हैं। और उस ज़माने की बड़ी वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी होती थी। उस ज़माने में गेटेड कम्युनिटीज़ कम होती थी। तो वहाँ से स्कूल जाना शुरू किया। फिर शहर में आ गए तो मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल था, अभी भी है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल साथ है। और वहाँ से फिर मैं मैट्रिक के बाद दीवार फांद के गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। अच्छा। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर्स किया। और मुझे वो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनूं, और अच्छा। मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं। तो लेकिन इत्तेफाक से वो उन दिनों में यहाँ नहीं थे, वो ओमान में थे जब मेरा ये आया। FSC मैंने किया जी। तो मेरा दाखिला हो गया मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया, साइकोलॉजी एंड लिटरेचर। और किसी को पता नहीं चला, तो जब पता चला तो इट वाज टू लेट। तो वो फिर मैंने बैचलर्स किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। और मेरा ख्याल है इसने भी आपको बहुत हेल्प किया हमारी ये मीडिया की फील्ड में ना, क्योंकि साइकोलॉजी आपको पता है इट्स अ यूनिवर्सल थिंग ना, तो ज़ाहिर है वो तो हर जगह काम आती है आपके। लेकिन वहाँ ज़्यादा मेरा जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा जो है ना एक स्टूडेंट एक्टिविज़म में दिलचस्पी थी। तो क्लास के अंदर तो शायद मेरी एजुकेशन या मेरी जो ग्रोथ है वो कम हुई, लेकिन वो जो माहौल था न्यू कैंपस का उस ज़माने में बड़ा एक लिबरल और थोड़ा सा ओपन माहौल था। और फिर ये अयूब खान के और याया खान के ज़माना था डिक्टेटरशिप का, तो उसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए मैंने काफ़ी कुछ सीखा। सर ये अब हम आ रहे हैं वहाँ पे, आपने वैसे तो एक बहुत यंग
ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ही आपने स्टार्ट किया था अपना। अब मुझे बताइए कि आप 3 दफ़ा जेल गए ज़ियाद साहब के दौर में, ये क्या वो है, मतलब कहानी? वैसे तो एज ए विजिटर तो मैं जाता रहा हूँ, लेकिन एज ए गेस्ट 3 दफा गया। तो वो बेसिकली पहले तो यही स्टूडेंट्स मूवमेंट थी जो अयूब खान के ज़माने की, उसमें आई वाज वन ऑफ द पायनियर जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट चली थी 68-69 में। तो उस ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन जो है वो बैन कर दी गई थी और उसके ख़िलाफ़ हम कैंपेन कर रहे थे यूनियन की रेस्टोरेशन के लिए। फिर वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस ज़माने में चल रही थी, ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट पाकिस्तान में भी, उसका मैं हिस्सा बना। और उस ज़माने में फिर पुलिस के साथ भी टकराव हुआ, लाठियाँ भी खाईं और लाठियाँ चलाई भी। और फिर उस ज़माने में जेल यात्रा हुई और उसके बाद फिर रिहाई हो गई। फिर याहिया खान के ज़माने में दोबारा मौका मिला। वो भी एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट कुछ हमने प्रोटेस्ट किया, तो वो फिर हमें पकड़ के ले गए। और तीसरी दफ़ा जनरल ज़िया के ज़माने में इट वाज एज ए पीटीवी यूनियन एक्टिविस्ट। उस ज़माने में हमने को प्रोटेस्ट किया था। पीटीवी सारे जो सेंटर्स थे उस ज़माने में तो ये वाहिद चैनल था और बहुत इसका क्राउड था। तो वो प्रोटेस्ट ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा संगीन हो गया और यहाँ तक हो गया कि हमने जो हमारे अनाउंसर्स थे और जो न्यूज़ कास्टर्स थे उनको काली पट्टियाँ बंधवा दी लाइव ऑन एयर। सो न्यूज़ बुलेटिन जाते थे तो काली पट्टियाँ पहनी हुई हैं, अनाउंसर्स काली पट्टियाँ। और जनरल ज़िया का ये मार्शल लॉ का ज़माना है, तो लोगों ने समझा कि कू हो गया। खुद जनरल ज़ियाउल हक ने समझा कि कू हो गया, क्योंकि अदरवाइज तो ये अनहर्ड ऑफ चीज़ थी कि पीटीवी के ऊपर काली पट्टियाँ चल रही हों। तो कहते हैं कि रिलायबल सोर्सेज है कि जनरल ज़िया वेंट अंडरग्राउंड फॉर हाफ एन आवर टू बी श्योर कि ये कू है या क्या है। पता चला कि ये यूनियन के कोई एक्टिविस्ट हैं, उनके कोई डिमांड्स हैं, तो वो थोड़े से ज़रा मतलब ओवर हो गए और प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गया। सही। तो फिर वी वर ऑल अरेस्टेड एंड लेटर ऑन एक लंबी कहानी है। तो लेकिन ये कौन सा ईयर था? ये 78। अच्छा। 1977 में वो हुआ था जब भुट्टो साहब को हटाया गया। तो वो बड़ा संगीन ज़माना था और बड़ी सख्ती थी, हर तरफ हर किस्म की एक्टिविटी बैन थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नामो निशान नहीं था, अखबारों में सेंसरशिप थी। तो उस ज़माने में पीटीवी ही वाहिद सोर्स था जिसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो अपना प्रोपेगेंडा करती थी। तो इसलिए फिर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ और एक समरी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हुआ और फिर उसके बाद हमें काफ़ी एक एज डेंजरस प्रिजनर्स हमें रखा गया, जो कैद बा मुशक्क़त होती है, कोड़ों की सज़ा। और भुट्टो साहब भी उस ज़माने में जेल में थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उनके हमसाए में ही हम रहे कुछ अर्सा लाहौर में। फिर बाद में मियाँ वाली ट्रांसफ़र हो गए। तो दैट्स ए लॉन्ग स्टोरी। सर, एंथुसियाज्म क्या था, उसके पीछे क्या मोटिव क्या था आपका? आपको किस चीज़ से एतराज़ था? बस हमें एतराज़ था। बस एतराज़ था। अच्छा। एतराज़ था। वो एक अंदर से एक फीलिंग थी कि थिंग्स आर नॉट राइट, द सिस्टम इज़ नॉट जस्ट, इंसाफ नहीं है और आप पे ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। ये फ़ौजी हुक्मरान हैं, वो फैसला करते हैं और वो इम्पोज हो जाता है। यूनिवर्सिटी है तो उसमें उन्होंने कहा यूनियन बंद कर दो, अगर प्रेस है तो उसमें उन्होंने कहा कि प्रेस को कंट्रोल कर लो। टीवी और रेडियो वैसे ही कंट्रोल में था। तो वो ज़माना था जब सारी दुनिया में तब्दीली आ रही थी। ये जो लेट 60s है वो इंटरनेशनली एक मूवमेंट चल रही थी स्टूडेंट्स की, यंग लोगों की, यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। तो हम उसका एक वी वर द फर्स्ट पाकिस्तानी जनरेशन जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए थे और दुनिया में के साथ हमारा एक लिंक था। तो हम चेंज चाहते थे कि, और चेंज में उस ज़माने में ऑप्शन चेंज की थी सोशलिज़म। उस ज़माने में अभी जो इस्लामी इनकलाब है वो नहीं आया था, अभी वो पाकिस्तान मूवमेंट का ही एक मोमेंटम चल रहा था। तो उसमें जो
राइट विंग है या जो एक्सट्रीमिज़म है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, वो अभी सामने नहीं आया था। मौजूद थे, उसकी बुनियादें मौजूद थी। तो फिर वो लेफ़्ट का एक अल्टरनेटिव था कि जो सिस्टम है ये गलत है, तो इसका मुतबादल जो है एक ऐसा सोशलिस्ट निज़ाम हो जिसमें सब बराबर हों और सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और कोई तमीज़ ना हो मज़हब की, तबके की, जिन्स की, यूनिटी हो, इक्वालिटी हो। जी। अच्छा, तो वो फिर ये एक जज्बा था तब्दीली का। उस ज़माने में हम उसको एक ख्वाब था, इनकलाब का नाम देते थे। अब तो इनकलाब का नाम एक मजाक बन गया, हर कोई इनकलाब का झंडा लेके फिरता है। लेकिन तब इनकलाब का नाम लेना जो है वो अपनी शामत को दावत देना था, क्योंकि स्टेट जो है वो आपको फिर बहुत शुबे की नज़र से देखती थी। और वो फिर वही चीज़ पहले स्टूडेंट एक्टिविज़म में आई, फिर ट्रेड यूनियन एक्टिविज़म में आई, जो मैं जब पीटीवी में आया, फिर एज ए राइटर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो वो फिर पत्थर मारने के दौर से कलम के ज़रिए तब्दीली लाने की एक मेरा जर्नी था, जो फिर जारी है आज तक। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आपने पीटीवी या टीवी को ज्वाइन करने से पहले और कोई जॉब्स की हुई हैं ज़िंदगी में पहले? जी, जिस तरह मैंने वो मेडिकल कॉलेज को जवाब दिया था, उसी तरह जब मेरा पहला जॉब मेरा था पैकेजेस के साथ एज ए मार्केटिंग एग्जेक्टिव। अच्छा। और बहुत उस ज़माने की वाहिद एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी थी, आज भी बहुत एक आला लेवल की कंपनी है, लेकिन उस ज़माने में तो वाहिद थी, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड। सैयद बाबर अली जो माशाल्लाह अब 100 साल के हो गए हैं। अच्छा। और अभी तक हैं। अच्छा। वो उस ज़माने में यंग एक थे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो वहाँ पर आई गॉट अ जॉब, वेरी वेल पेड, और बड़ा एक उसमें फैसिलिटीज़ भी थी जो एक होती हैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन वो उन्होंने ट्रेनिंग दी तो वो तो बड़ी अच्छी थी, ट्रेनिंग का तो बड़ा मज़ा आया। जब उसको उन्होंने हमें पोस्ट किया, कराची में पोस्ट किया, और उन्होंने कहा अब जाओ और ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसको सेठों में प्रमोट करो, मार्केट करो। अच्छा। वो जब मैंने सेठ देखे और उनकी सोच देखी और वो माहौल देखा, तो मैंने कहा कि आई एम नॉट कट फॉर दिस। वो कहते थे सूट पहनो, टाई बांधो, गाड़ी भी दे दी, फ्लैट भी दे दिया, वो ब्रीफ केस दे दिया। अब वो जे के मैं कुछ महीने तो गया सेठों से मिलने, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा नहीं है काम। तो मैं उसको ईद पे लाहौर आया तो मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। अब वो मुझे आज तक याद है कि मेरी फैमिली वो कह रहे हैं इतना प्राइस जॉब था, पता नहीं हज़ारों लोगों में से आपको यू वाज ऑन द टॉप। तो फिर वो पैकेजेस के मार्केटिंग के लोग घर में विजिट किया कि प्लीज़ आ जाओ, तुम तो हमारे टॉप के एग्जेक्टिव हो और बड़ा अच्छा जॉब है। मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना। फिर इन्होंने कहा कि चलो जाके तो अपना सामान तो ले आओ, गाड़ी तो बेच दो। वो वहाँ खड़ी है और वो खड़ी खड़ी ख़राब हो रही है और फ्लैट का किराया जा रहा है। मैंने कहा मैंने उसके लिए भी नहीं जाना। तो फिर वो मेरे भाई जो हैं बड़े, वो गए और वहाँ वो चीज़ें करके बंदोबस्त वापस आए, मैं वापस नहीं गया। अच्छा। तो उसके बाद उसी ज़माने में पीटीवी में ये जॉब्स एडवर्टाइज हुए, और पीटीवी का जॉब उस ज़माने में तो बहुत ही एक ये भी प्राइज्ड जॉब था, क्योंकि एक लीडिंग और एक रेवोल्यूशनरी मीडियम था, बिल्कुल ही नया मीडियम जिसने सारे जो कम्युनिकेशन का एक निज़ाम है उसको चेंज कर दिया। तो वो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और आई गॉट सिलेक्टेड एज ए प्रोड्यूसर। और हमें उन्होंने बस 3 हफ्ते की क्रैश ट्रेनिंग दी, क्योंकि फ़ौरन उन्हें ज़रूरत थी और कोई ट्रेनिंग का मैदान भी, माहौल भी नहीं था यहाँ, इस तरह के लोग भी अभी नहीं थे, बिल्कुल शुरू का ज़माना था। तो फिर वो लिटरली सीधा ही उन्होंने धक्का दे दिया समुंदर में, और तैरना फिर हमने सीखा वहीं पर प्रैक्टिस के साथ। क्या बात है, क्या बात। अच्छा से मुझे बताइए कि जो राइटिंग और डायरेक्शन है, इससे आपका तारुफ कैसे हुआ था? आपने इस लाइन में, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपने कॉलेज में भी मतलब मेडिकल और ये आपके जहन में ये बीज बोया किसने? ये बस एक शौक था पहले, डायरी लिखने का, फिर ख़त लिखने का,
मतलब पेरेंट्स को भी ख़त लिखने का, और इसके अलावा भी और जो एड्रेसेस हैं उनके लिए भी जी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टोरी टेलिंग का मेरे जहन में एक कीड़ा था। सही। और वो समझ लें कि जब मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं होते थे तो मैं अकेला होता था, चाहे हॉस्टल में या घर में। तो वहाँ पर फिर आई गॉट इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग से फिर मैंने अफसाने लिखने शुरू किए। फिर ये यूनिवर्सिटी के ज़माने में मेरी एक कहानी वहाँ के यूनिवर्सिटी मैगज़ीन में छपी, महवर मैगज़ीन है। तो उसी ज़माने में एक थिएटर फेस्टिवल हो रहा था किनेड कॉलेज में, नजमुद्दीन थिएटर फेस्टिवल, वो अभी भी होता है। तो मुझे मेरे एक दोस्त थे जो बड़े मशहूर शायर हैं, नून मीम राशिद, उनके बेटे थे, शहरयार राशिद। ओके। तो जो एम्बेसडर भी रहे और पास्ट हुए रिलेटिवली यंग एज। तो उनको डायरेक्शन का बड़ा शौक था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि किनेड कॉलेज को अंदर से देखना है। तो मैंने कहा कौन काफिर इनकार करेगा। सही है। तो किनेड कॉलेज उस जमाने में तो परिस्तान था और उसके बारे में मिस्ट्री सी थी कि दास्तानें थी कि कोहकाफ है और उसके अंदर परियां रहती हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते, वो क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैंने कहा कौन नहीं देखना चाहेगा। तो कहता फिर ये फेस्टिवल का इनविटेशन आया है, शहरयार ने कहा, तो इसके लिए एक ड्रामा लिख दो। मैंने कहा इतनी जल्दी में ड्रामा कैसे लिखूंगा। उसने कहा वो जो तुम्हारी कहानी छपी है उसको अडेप्ट कर लो, वो बड़ा सही मौजू है। ठीक है। तो वो अच्छा अमेरिका से आया था, तो वो मॉडर्न थिएटर का एक कॉन्सेप्ट था उसके पास। तो मैंने उस कहानी को ड्रामा बना दिया। ठीक है। उसका टाइटल था मरा हुआ कुत्ता। तो वो आजकल भी अभी भी आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अजोका के एक्टिंग के, वो उसको जब कोर्स के मुताबिक जब सीखते हैं तो वो एक स्क्रिप्ट लेके काम करते हैं, तो आजकल उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो ड्रामा बहुत पसंद आया, उसको इनाम भी दिया गया वहाँ किनेड कॉलेज के उसमें फेस्टिवल में, और बड़े अच्छे रिव्यूज़ उसको मिले। हमारे बहुत ही चोटी के क्रिटिक थे और इंटेलेक्चुअल सफदर मीर साहब, तो जीनो के नाम से वो लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि भी ये तो एक नया ड्रामा निगार आया है फील्ड पे। तो उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ और मोटिवेट हुआ कि मैंने फिर ड्रामे लिखने शुरू किए। अच्छा। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये था जो थिएटर के लिए होता है कि उसके लिए परफॉर्म करना ज़रूरी है। आप ये लाइक पोइट्री, आप ये नहीं कि लिख के तो अपने पास रख लें, दोस्तों को सुना दें। ड्रामा तो परफॉर्म होगा, तो फिर ऑडियंस आर ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिएटर मेकिंग। जी। तो वो फिर हमारे पास ग्रुप नहीं था, अगरचे मैंने ग्रुप का नाम सोच लिया उस ज़माने में। ये साथ थे हमारे एतजाज़ आसन, उस्मान पीरज़ादा और सलमान शाहिद वगैरह। तो अजोका का नाम मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा हाँ ग्रुप बनाते हैं। लेकिन हालात ऐसे थे, ये बांग्लादेश बन गया था, फिर मैं पीटीवी में इन्वॉल्व हो गया, एतजाज़ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। तो वो फिर बहुत सालों बाद मदीहा आई मैदान में। ये इन्होंने वो मेरा प्ले जो है मरा हुआ कुत्ता ये देखा हुआ था एज ए स्टूडेंट। अच्छा। तो वो मैदान में आई और उन्होंने थिएटर करने का फैसला किया, और उस ग्रुप का नाम उन्होंने सुना हुआ था कि एक ग्रुप बना था, लेकिन आगे फिर चला नहीं, अजोका। तो उन्होंने अजोका नाम रख लिया। ठीक है। तो मैं उस ज़माने में लंदन में था, एग्जाइल में था। तो ये वहाँ लंदन अपने कोर्स के लिए आई। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि वो आपने वो लिखा था ड्रामा मरा हुआ कुत्ता। मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद इतना ज़बरदस्त ड्रामा था, उसके बाद आपने क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा कोई करने वाला नहीं। तो उसने कहा अब हम हैं तो आप लिखें। अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा शुरू किया, वहाँ से लंदन से स्क्रिप्ट भेजने शुरू किए, और अजोका ने यहाँ परफॉर्म करना शुरू किया। उसके बाद फिर वो चल फिर सिलसिला रुका नहीं। क्या बात है। सर अजोका का बेसिक मतलब क्या होता है? अजोका का बहुत ही सादा मतलब है, आज का पंजाबी का लफ्ज है। अच्छा। और जरा कोलोकियल पंजाबी है, आम शायद शहरों में नहीं बोली जाती। जैसे अजोका वसेब, अजोकी कहानी, अजोका मुआशरा। अच्छा। तो ये है कंटेम्प्रेरी, इसको उर्दू मुश्किल उर्दू में करना हो तो असरी।
अच्छा सिरी, ओके। तो ये था कि जो भी आज की चैलेंजेस हैं उसको रिलेट करते हुए थिएटर करना। अच्छा। सर आप मुझे ये बताइए कि घर वालों का रद्द अमल क्या था जब आपने इस फील्ड को चुना, राइटिंग को? तो घर वालों का ये था कि वो ज़्यादा हमारा माहौल ऐसा था कि हम अपनी मर्जी करते थे सब लोग। तो ये है कि मेरे वालिद थोड़ा सा समझते थे, सीक्रेटली उनको भी लिखने का थोड़ा बहुत शौक था, कभी आर्टिकल्स लिखते थे, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर तो कोई फोर्स नहीं करते थे अपनी ओपिनियन। लेकिन आई हैड ए फीलिंग कि मेरा एक्टिविज्म या मेरी राइटिंग उसको वो ही वाज प्राउड ऑफ इट, बट वेरी रेयरली एक्सप्रेस्ड इट बिफोर मी। लेकिन बाज़ बार लोगों से पता चलता था, औरों से, कि जी वो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। वालदा जो है वो बस चाहती थी कि खुश रहे और अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो वो भी यही उनमें कंसर्न था। लेकिन हालांकि उनको मेरी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे, कभी पुलिस का छापा पड़ गया, कभी नौकरी से निकाले गए वगैरह वगैरह। शादी भी मैंने अपनी मर्जी से की, उनकी मर्जी के ख़िलाफ़। तो लेकिन वो हमारी फैमिली ऐसी थी कि वो कर लेते थे एक्सेप्ट, और प्यार का रिश्ता था, और जो वैल्यूज़ का कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करता है या ऐसे ड्रामे लिखता है जिसमें सिस्टम को चैलेंज किया है या जो आइडियोलॉजी है उसको चैलेंज किया है। तो अगरचे वो घर में छापे ऐसे भी पड़ते थे कि वाज़ह मेरे वालिद को ले जाते थे इंटरोगेशन के लिए, तंग करने के लिए, क्योंकि मैं कहीं छुपा होता था। तो लेकिन यह है कि फिर जेल में भी रहा तो बिल्कुल वो जो भी मैं करता था उसको वो सपोर्ट करते थे। तो मतलब बेसिकली आपकी पावर घर से आपको मिल रही थी, जी, होता है ना, वो कोई वो नहीं था, एक आज़ादी थी। वाह। अच्छा सर मुझे बताइए कि बुनियादी तौर पे अभी मदीहा जी का आपने जिक्र किया, पहले तो मुझे बताएं कि ये अगर हम वैसे बात करें तो अजोका को किस ईयर में आपने फॉर्म किया था, मतलब ये किस ईयर में बना था? जी, नाम तो इसका रखा था कोई अर्ली 1970s में। अच्छा, जो जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन एज ए थिएटर ग्रुप और विद एन आउटपुट वो 1984 में 42 इयर्स अगो, इसी महीने में, मई के महीने में ही वो शुरू हुआ था। सही है, और वो ये ज़माना था जनरल ज़ियाउल हक के बड़ी संगीन आमरीत का, जिसमें टोटली हर चीज़ बंद थी। तो उस ज़माने में इनको तो परफॉर्म करने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। तो फिर ये मदीहा के घर के लॉन में पहली परफॉर्मेंस हुई। वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला फिर बढ़ता गया। तो मतलब जब अजोका आपने बनाया तो मतलब जब वो प्रॉपर काम करने लग गया तो मदीहा जी उसका पार्ट थी पहले से ही? नहीं, मदीहा नहीं सेटअप, मतलब उन्होंने सेटअप किया ना, तो मतलब वो तो डे वन से आपके साथ ही थी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि नीले हाथ आपने जो बाद में ड्रामा भी बनाया, वो बेसिकली आपका एक प्ले था बरी, उसके ऊपर बेस था, और वो मदीहा जी के साथ ही आपने मेरा ख्याल है वो किया था जोका के लिए। उसके बारे में जरा मुझे बताइए कि जो बरी था, जो ड्रामा था, वो क्या उसकी स्टोरी? ये उसी दौर की बात है जब मैं लंदन में था, एग्जाइल में था, एंड आई वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं उसका कैंपेन कोऑर्डिनेटर था, और उसमें मैं कैंपेन इंटरनेशनली करता था पॉलिटिकल प्रिजनर्स या ज़मीर के कैदी जिनको कहते हैं, जिसमें औरतों की जो कैद है वो भी शामिल थी। तो उस ज़माने में ये मदीहा ने जब मुझसे कहा कि फरमाइश की कि आप कुछ ड्रामे लिखें, हमारे पास अब ये ग्रुप है, तो वो फिर पहला ड्रामा जो है वो मैंने जो लिखा वो इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए वो करना चाह रहे थे 1987 में। तो फिर वो 1986 के आखिर में मैंने वो लिखा लंदन में। और वो चूँकि उस ज़माने में ये ऐसे कवानीन जनरल ज़ियाउल हक ने पास किए थे जो ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक था, और आदि गवाही का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और पर्दे का एनफोर्स करने की कोशिश की और सेग्रीगेट करने के लिए औरतों को, जो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी जनरल ज़ियाउल हक और जो ज़माने के रिलीजियस पार्टीज़ थी। तो ये उसके ख़िलाफ़ एक कहानी थी, जिसमें आप कह लें कि एक तो जो कंटेंट था वो जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने के जो एक एंटी वीमेन जो पॉलिसीज़ थी
और जो उसका स्ट्रक्चर था वो जेल का था, एक प्रिजन की कहानी थी। उसमें मेरा जो अपना प्रिजन का तजुर्बा था वो भी काम आया। अच्छा, सो इट्स स्टोरी ऑफ 4 women इन ए प्रिजन, और उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। और फिर उसके ज़रिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो शक्लें हैं औरतों पे तशद्दुद की या औरतों के ऊपर ऑपरेशन की, उसको हमने हाईलाइट किया था। और ये डायरेक्टली हमने चैलेंज किया था जो ज़ियाउल हक के ज़माने के जो लॉज थे। तो वो फिर उसका नाम बरी ने रखा। ये पंजाबी का प्ले था, मतलब मिक्स बाइलिंगुअल सा था लेकिन मोस्टली पंजाबी। और बरी जो है वो एक तो एक्विटल के नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन उसका एक और मतलब भी था। बरी वो एक तोहफा होता है जो दिया जाता है औरत को शादी के मौके पे। हाँ। जी, जी, जी। तो वो एक अच्छा, दोनों मीनिंग आयरॉनिकल रेफरेंस वो भी था कि दिस इज द प्रेजेंट विच यू गिव, जो ऑपरेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है। वो फिर पहला प्ले था और वो यहाँ पर हुआ 8 मार्च को 1987 को। और फिर उसकी वीडियो कैसेट वो हमारी एक दोस्त थी वो लाई लंदन में, तो पहली दफ़ा मैंने देखा जो प्ले है। और वो फिर एक रिश्ता जो डायरेक्टर है उनके साथ भी डेवलप हुआ, जोका के साथ भी, और वो फिर इटर्नल रिश्ता हो गया। क्या बात है, क्या बात। ये जो ड्रामा नीले हाथ था, ये इसमें और बरी में कितने अरसे का फ़र्क है? ये 1987 में ये प्ले हुआ थिएटर में, और 1989 में वो ड्रामा मैं वापस आ गया, 1988 में वापस आ गया। फिर पीटीवी भी खुल गया था, हालात बदल गए थे, जनरल ज़ियाउल हक हैड डिसअपीयर्ड, और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान? ये हाँ, उसके अर्ली पीरियड में। तो अभी मैंने पीटीवी में मुझे एज ए प्रोड्यूसर वापस नहीं लिया गया था, लेकिन एज ए राइटर आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट। तो फिर उसको मैंने बेस करके सीरियल बनाया, और उस सीरियल में फिर ये दिलचस्प बात थी कि एक तो कहानी थी औरतों के जेल की, और उसमें फिर मदीहा ने जो एक मेन रोल था वो किया, जो एक एक्टिविस्ट है। जब जेल जाती है तो जेल में उसको और क्या नजर आता है, और ख़वातीन। तो हर एपिसोड में एक कहानी पे फोकस था, एक औरत की कहानी और एक तरह का जो एक इम्तियाज है, यानी डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन। तो वो हर कहानी के लिए फिर वी गॉट ए प्रोमिनेंट एक्ट्रेस टू वर्क। तो उसमें फिर तकरीबन सारी ज़माने की जो टॉप की एक्ट्रेसेस थी, बुशरा जी भी थी उसमें, बुशरा अंसारी थी, रूही बानो थी, उज़मा अंसारी थी, और उसके बाद कमल थी, और बड़े प्यारे प्यारे उनके रोल्स थे, मतलब इस तरह। और उनको एक्टिंग का उसमें बहुत मार्जिन मिला, मतलब अपने आप को मनवाने में। फरियाल गौहर भी थी उसमें, फरियाल मेरा ख्याल नहीं थी। वो किसी, अच्छा वो मेरा ख्याल कोई और, हाँ वो उड़ान में थी। अच्छा, उड़ान में थी। अच्छा, सही है। तो और ये किया था मोहम्मद अजीम ने डायरेक्ट? जी, ठीक है। तो ये मोहम्मद अजीम साहब के साथ आपकी राइटर के तौर पे किस तरह? जी, मोहम्मद अजीम मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, और अच्छे वक्तों के, जब ये सारा एहतजाज हो रहा था और जो हम इनकलाब के, अच्छा, साथी थे उसके वो? हाँ, साथी थे। अच्छा। और उनको एक्चुअली पीटीवी में मैं ही लाया था, मैं पहले इंडक्ट हो चुका था, और उसके बाद फिर वो उन्होंने ज्वाइन किया, और वो फिर आई ट्रस्टेड हिम कि ये इंसाफ करेंगे, और साथ मैं खैर एक्टिवली इन्वॉल्व भी था। तो वो फिर बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, और बड़ी अच्छी उसकी रिस्पांस आई। आज तक उस दौर के जो लोग हैं, स्पेशली ख़वातीन इंडिया से, पाकिस्तान से, इधर उधर से, अभी तक वो उनको याद है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बोल्ड इश्यूज थे जिनको हमने डायरेक्टली हैंडल किया था। और वो मेरा ख्याल है विमेन एम्पावरमेंट के इशू पे बहुत एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक और काम किया, वो भी कंट्रोवर्सी बन गया, जर्द दोपहर। जी, अब जर्द दोपहर की मुझे कहानी बताइए। वो तो आपने डायरेक्ट भी खुद किया, और राइटर भी थे आप उसके। बिल्कुल। तो ये आइडिया आपको कैसे है? ये बदला था
अच्छा। जो मेरे साथ गुजरी थी जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में, जेल में गुजरी, जॉब से निकाला गया, एग्जाइल किया गया, फिर जो पाबंदियां मुल्क में लगाई गई, जो औरतों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, जो प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोगों को जिस तरह से बंद किया गया, तो एक पूरा मुआशरे की शक्ल बदल दी गई। एक अच्छा एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में मुल्क जा रहा था, मॉडर्न डायरेक्शन में जा रहा था, उसको उन्होंने यू टर्न कर दिया। तो और फिर वो जो 10-11 साल का एक वक्फा था जिसमें हमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, तो फिर जब मैं वापस आया तो आई हैड टू पे बैक। तो उसमें फिर मैंने ये कहानी एक डेवलप की जो ओवरऑल ऐसे डायरेक्टली टारगेटेड एट सर्टन पर्सनैलिटी या सर्टन डिक्टेटर नहीं थी, जो एक ड्रामा था और उसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी था, लेकिन सोशली मीनिंगफुल था, जो मेरा हमेशा से एक रहा है कि एंटरटेनमेंट भी हो और उसमें सोशल पर्पस भी हो। तो उसमें फिर कहानियाँ थी, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड कहानियाँ थी जो मैंने सुनी थी जब मैं जेल में था। तो वो केस था। फिर उसमें एक पॉलिटिकल करप्शन का केस था, कैसे लोगों को इंस्टॉल करते हैं, कुछ इनविजिबल पावर्स हैं जो पॉलिटिशियंस को ग्रूम करती हैं और इंस्टॉल करती हैं, फिर उनको मैनिपुलेट करती हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मतलब लेट 1980s अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। ड्रामा तो यार 95 का है ना? जी 95। तो लेकिन वो कहानी मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी जारी है, लेकिन उस ज़माने में वो मैंने इस तरीके से उसको पेश किया कि उसको कोई पकड़ भी नहीं सका, सेंसर वाले, उनको समझ ही नहीं आई कि कहानी कहाँ जा रही है। बल्कि ये दिलचस्प बात है कि ये उस ज़माने में जो मौजूदा एक बहुत बड़े सियासतदान है, ये उनकी हुकूमत थी और उसकी हुकूमत में वो अप्रूव हुआ, उसका पायलट पहले बनता था और शुजात हाशमी उसमें बड़ा मेजर रोल था मरहूम का। जी। और भी ये समिया मुमताज़ का पहला टीवी पे अपीयरेंस थी। जी, सलमान शाहिद थे उसमें। तो वो बड़ी खुशी सेंसर ने पास कर दिया, जो जनरल मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा है। और उस दौरान फिर जब वो कहानी आगे चलना शुरू हुई तो पता चला कि ये तो अप्लाई करती है जो उस ज़माने के हुक्मरान हैं उनके ऊपर भी। और वो मुझे मैसेज आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका डायरेक्ट इम्प्लीमेंट खुद नहीं था, दिमाग में आपके वो नहीं थे? नहीं, दिमाग में वो भी थे, लेकिन उस जैसे और भी बहुत थे। अच्छा। मतलब एक सियासतदान की कहानी थी जो एक छोटा सा ताजर है और उसको कुछ पता नहीं है सियासत का, बोलने की तमीज़ नहीं है, खड़ा होना नहीं आता, और लेकिन वो कहता है जी मैंने सियासत करनी है और मैंने लीडर बनना है। तो वो फिर उसको ट्रेन किया जाता है, उसको चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काउंसिल का इलेक्शन लड़ता है, फिर वो बड़ा इलेक्शन लड़ता है, फिर वो मेयर बन जाता है, फिर मेयर से वो गवर्नर बन जाता है। तो ये उसकी था कि इस तरह के जो पस मंज़र रखने वाले लोग पैसे के जोर पे या एजेंसीज के जोर पे किस तरह से हुक्मरान बनते हैं और फिर वहाँ पर अगर वो नाकाम हो तो किस तरह उनको हटाया भी जाता है। सही। लेकिन ये बात है कि इसका खमियाजा जो है वो भुगता शुजात साहब ने। शुजात साहब ने तो कम भुगता। अच्छा, मैंने बहुत भुगता। अच्छा। आज तक भुगत रहा। ये तो वाकई। तो वो असल में वो हमारे जो दोस्त हैं, जो मलक मेहरबान उनका कैरेक्टर था। मेहरबान का लफ्ज जो है, जो बहुत ज्यादा जिसमें एक एलिमेंट है नवाजिश का, मेहरबानी का, तो वो उन्होंने समझा कि ये मेरे बारे में है। फिर मुझे पैगामात भी आए कि ये तुम रुक जाओ वरना पछताओगे। तो मैं नहीं रुका, क्योंकि मेरे ज़हन में एक पर्सन नहीं था, मेरे ज़हन में एक सोच थी और वो एक कैरेक्टर कि भाई डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को या करप्ट लोगों को इम्पोज किया जाए, आपके मुसल्लत कर दिया और उसके पीछे मैनिपुलेशन हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या एजेंसीज हैं या कोई और जो खाते पीते लोग हैं। तो वो एक जो जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में जो ग्रूम किया गया था इस तरह के पॉलिटिशियंस को, ताकि
पीपल्स पार्टी या नेशनल अवामी पार्टी या इस तरह की जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जोर तोड़ने के लिए। ठीक है। तो ये उसका पे बैक था बेसिकली, जो 10 years और 11 years ऑफ डिक्टेटरशिप उसका पे बैक था। उसमें और भी कहानियां थी और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कहानियां थी जो फ्यूडल्स की जो वैल्यूज हैं उनके बारे में था। और एक उसमें पुलिस ऑफिसर है जो SOS विलेज से निकला है, उसको अपने वालिदैन का नहीं पता और वो उनकी तलाश में है लोकेट करने की। तो मल्टी ट्रैक स्टोरी थी, लेकिन ये जो उसका हाईलाइट वो हो गई और वो इतना यानी तब कोई इतना मुश्किल भी नहीं था उसको रिकॉग्नाइज करना। सही। लेकिन इट वाज फन कि आप एंटरटेनमेंट के जरिए एजुकेट कर रहे हैं लोगों को विदाउट पॉइंटिंग आउट और विदाउट बीइंग टू क्रूड। और आप फेमस भी इसी काम के लिए ना, आपने जितना भी काम किया जिंदगी में उसमें यही है कि आपने किसी ना किसी मुद्दे को उठा के उसके बारे में सोल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड किया, ये नहीं कि सिर्फ उसकी निशानदेही कर दी। अच्छा, इसके साथ आपने 95 में एक और ड्रामा किया उड़ान। पहले तो मुझे बताएं कि उड़ान एक बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज है, वो एक एयरलाइन के मुतालिक एक चीज चल रही है। अच्छा, जर्द दोपहर का भी आपने पूरा मुझे बताया। एक ही साल में 2 इतने ऑपोजिट डायरेक्शन के ड्रामा आपने राइट एंड डायरेक्ट किए, ये कैसे? हाँ नहीं, एक ही साल में तो नहीं है, उड़ान जरा बाद में, लेकिन 95 का ही है ना ये भी, मतलब स्टार्ट तो शायद 96 में मतलब इसी तरह हुआ था ना, आपने एक के बाद एक। उड़ान का ये था कि ये वो जमाना था जब PTV इंटरनेशनली उसका फुटप्रिंट आ रहा था, सैटेलाइट सिस्टम आ गया था और PTV वर्ल्ड की शक्ल में वो देखा जा रहा था बाहर भी। और ये वो जमाना था जब ये जो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है और जो हमारी एक ड्रीम है लोगों का कि बाहर जाएं वेस्टर्न मुल्कों में या कहीं और, यहाँ से निकलें और कहीं और सेटल हो जाएं, तो वो एक आपकी यानी फ्लाइट भी उड़ान का मतलब था, तख़य्युल की उड़ान भी थी, उसकी कहानियाँ भी थी। तो मैं थोड़ा सा चाहता था पाकिस्तान से बाहर निकला जाए, क्योंकि मैं कुछ अरसा अब रह चुका था, मतलब 8-9 साल UK में। तो वो मेरे ज़हन में था कि PTV को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए। तो वो उसके लिए आई थॉट ऑफ दिस आइडिया कि PIA के साथ कोलैबोरेट करें। तो PIA को मैंने बड़े तरीके से शीशे में उतारा। मैंने कहा जी ये आप कोलैबोरेट करें और PIA का स्टाफ होगा, PIA का प्लेन, एयरपोर्ट्स, PIA की फ्लाइट्स, लोगो, सब चीज़ें, सब कुछ होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्पॉन्सर्ड बाय PIA, लेकिन ये सारा जो है आपको माइलेज मिलेगा। तो PTV जैसे प्राइम टाइम मौके पे आपको इतनी माइलेज मिल रही है तो आपको उस पर ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आप खर्चा दे दें। तो फिर ये हुआ कि जो प्रोडक्शन का खर्चा हमारा था वो मिनिमल होता था और बाकी सारा जो है इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल जो अरेंजमेंट्स, प्रोडक्शन की कास्टिंग, ये वो, तो वो कितने कुछ 6 मुल्कों में वो शूट हुआ। कीनिया और UK, लंदन और पेरिस और अमेरिका और नेपाल। तो वो इस लिहाज से वो वाहिद आज तक PTV का या किसी भी और इदारे का सीरियल है जो एक ही वक्त में 6-7 मुल्कों में उसकी शूट हुई। तो उसमें ये एक ख़ास बात थी और PTV को उसका कोई ख़र्चा नहीं मिला, वही ख़र्चा जो यहाँ पर होता था। तो वो ऐसे ही मेरा ख्याल है कितने मतलब 2-3 लाख रुपया पर एपिसोड भी नहीं वो पड़ता था। अच्छा। तो वो एक लिहाज से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस तो सारे ज़रा PIA के जहाज हमारे दस्तरस में थे, हम उसके अंदर भी शूट कर रहे थे और एयरपोर्ट्स पे शूट कर रहे थे। PIA का स्टाफ हमारे साथ इन्वॉल्व था, उसमें छोटे मोटे रोल भी वो कर रहे थे। मेजर रोल जो है वो हमारे मरहूम दोस्त शकील साहब ने किया, फिर फरियाल थी, सवेरा थी, आयशा खान, आबिद अली भी थे। हाँ, उसके उसमें भी फिर मुख्तलिफ कहानियाँ, रेशम भी थी मेरे ख्याल है, वन ऑफ हर अर्लियर अपीयरेंसेस। और भी जिस तरह वो नीले आता तो इसमें भी बहुत स्टार स्टडेड हर एपिसोड में वो नए लोग भी शामिल होते थे और एक जो स्टॉक कैरेक्टर्स थे वो भी चलते थे। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आ रहे हैं उस ड्रामा पे जो बुनियादी तौर पे मुझे लगता है आपकी पहचान है, दैट्स कॉल्ड जंजालपुरा। हाँ जी। जंजालपुरा इज लाइक, मैं कहता हूँ कि एक गिफ्ट है, वो हमारे लिए गिफ्ट है आपकी तरफ से। मतलब मैं समझता हूँ उससे बेहतरीन ड्रामा, और वो भी तंजिया
जो आपने उसमें जो माशरे की जो चीज़ें दिखाई, और वो अब उस वक्त तो हमें कई दफ़ा नहीं समझ आता था जब हम बच्चे थे, लेकिन अब जब बड़े होके हमने उसको देखा, हैट्स ऑफ टू यू सर, आपने क्या मतलब उसमें बातें बताई हैं, और पीटीवी जैसे चैनल के ऊपर वो चीज़ चल रही है, और आप इतने तरीके से, मुझे बताइए वो आपके दिमाग में कैसे आया था आइडिया? वो भी एक प्ले है आपका बेसिक? जी, उसमें ये हुआ था कि चूँकि हम अब बाय दैट टाइम वी हैड बिकम नोन एज सोशली एंगेजिंग थिएटर ग्रुप, जो किसी मकसद के लिए करते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर रखते हैं जी। तो वी वर अप्रोच्ड बाय द फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और फर्रुख निगार अजीज़ बड़ी ज़बरदस्त खातून थी जी। और जो कल्चर के फील्ड में काफ़ी काम था उनका। उन्होंने कहा कि हमें फैमिली प्लानिंग पे ड्रामा एक लिख के दें क्योंकि हम चाहते हैं अवेयरनेस बढ़े। तो वो फिर उनके साथ मिलके हमने थोड़ी सी रिसर्च की और फिर ये एक थिएटर प्ले डेवलप किया मैंने, जिसका टाइटल था जम जम जीवे जम्मनपुरा, और ये उसका बीच में गीत भी था जो जोका का एक स्टाइल है। ठीक है। तो उसमें पहली दफ़ा महमूद असलम जो है ना, वो बतौर रीमा उन्होंने उसमें रोल किया, और भी प्रोमिनेंट एक्टर्स थे उसमें। तो वो बहुत कामयाब रहा, और उसमें यहाँ ये हाल था कि हमें उन्होंने, जब मैं अभी लिखने के प्रोसेस में था, तो उन्होंने कहा कि एक आप ये इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं थिएटर के ज़रिए जो पहले नहीं हुआ कभी, और इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, इस पे लोग आपस में प्राइवेसी में भी बात नहीं करते, फैमिली के अंदर भी, तो आप खुल के स्टेज पे बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं कि वो लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और उसका मैसेज भी एम्बाइब कर रहे हैं, और ऑफेंड भी नहीं हो रहे। तो एक हमारी नई कैंपेन है जो नसबंदी के बारे में है, वेसेक्टमी। तो वी डोंट थिंक यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट ऑल्सो, कि ये भी ये इशू भी आ सकता है अवेयरनेस के, भाई देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, और मर्दों को भी मनसूबाबंदी का एक तरीका है नसबंदी, और कोई उसमें नुकसान नहीं है और कोई इसमें हर्ज नहीं है, आपकी मर्दानगी को चैलेंज नहीं है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो वो मैंने, अगर आप उसका थिएटर का, बाकी में भी आता है, टीवी सीरियल में भी वो रेफरेंस, लेकिन जो हमने थिएटर में किया, लाइव थिएटर है जिसमें औरतें मर्द बच्चे सारे बैठे हैं, और उस पे वी एड्रेस दैट इशू आल्सो इन सच ए वे कि एवरीवन वाज अम्यूज्ड, नो वन वाज शॉक्ड, एंड द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर। तो वो फिर बहुत लोगों को पसंद आया। तो इस्माइल कुरैशी थे सेक्रेटरी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा भाई ये तो टीवी पे होना चाहिए, तो आप टीवी के लिए इसको अडेप्ट करें। तो मैंने कहा ठीक है। वो हमने फिर जंजालपुरा के नाम से ये किया। तो उसका जो पायलट जब बन के आया, जनरल मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस होती थी पीटीवी की जिसमें अप्रूव होते थे, तो वो तो अड़ गए। वो कहते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप, प्राइम टाइम और पीटीवी, और आप उस पर इतना खुल के फैमिली प्लानिंग इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो मैं उस ज़माने में जनरल मैनेजर था लाहौर सेंटर का, तो मैंने कहा कि ये द पीपल आर रेडी, आप पीछे रह गए हैं, लोग इन इश्यूज पे देखना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं सोशल इश्यूज अपनी एंटरटेनमेंट में। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा मैं गारंटी करता हूँ चलेगा। उन्होंने कहा जी बहुत फसाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। उन्होंने कहा फिर बाकायदा मिनटेड है, उन्होंने कहा यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर इस पे कोई क्राइसिस हुआ कोई राइट विंग की तरफ से या और ट्रेडिशनल जो कोई सर्कल्स हैं। वो एक चीज़ उन्होंने उसमें फिर कहा कि इसमें एक कैरेक्टर जो मरहूम खालिद भट्ट ने किया था, मास्टर उमर दराज, उन्होंने कहा ये उस जमाने में वो था मौलवी उमर दराज। अच्छा। और वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का कि जी जितने बच्चे उतने अच्छे। ठीक है। तो उनके पता नहीं कितने बच्चे, दर्जन बच्चे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि ये मौलाना हजरात एतराज करेंगे। तो मैंने कहा यही इशू है, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा उसको मास्टर कर दें। कहते हैं ठीक। तो पगड़ी वही है, दाढ़ी वही है, सोच वही है, और उसका नाम मौलवी उमर दराज के बजाय मास्टर उमर दराज हो गया। उसके बाद फिर वो चला, तो एक्सेप्ट भी हो गया आराम से। वो फिर 7 एपिसोड का प्लान था। तो उन्होंने कहा नहीं इसको तो चलने दें। तो
उन्होंने कहा जी स्पॉन्सर्ड तो 7 एपिसोड का है, लेकिन वो मार्केटिंग वाले ने कहा इसके तो हमें वैसे ही बहुत आ रही हैं जो एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू आ रहा है। फिर वो चलता रहा 30-35 एपिसोड। फिर जब हुकूमत बदली और मैं बदला और मुझे निकाला गया तो उस जमाने में उन्होंने कहा कि इसको तो पहले बंद करें। फिर वो बंद हुआ, लेकिन वो फिर बंद हो नहीं सका, वो आज तक चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, कहीं पर यूके में, कहीं पर नहीं, वो तो सर, वो तो मैं कहता हूँ वो तो एक ऐसी चीज़ है हमारे लिए, बल्कि हमसाया मुल्क में उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है और उसमें बड़ी अच्छी आपने वो चीज़ की। सही है सर। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक छोटी सी एक गेम खेल रहे हैं आपके साथ, वो है 1 वर्ड गेम। थोड़ा सा मैंने कहा बातें हो रही हैं ज़्यादा, तो अब ये हम करते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपसे 5-6 चीज़ें पूछूंगा, आपने 1 वर्ड गेम है, इसमें आपने मुझे बताना है कि ये लफ्ज़ आपके लिए डिफाइन आप क्या करेंगे इसको, ठीक है। पहला लफ्ज़ है जी बचपन। खूबसूरत यादें। खूबसूरत यादें, सही है सर। वालिदैन। प्यार ही प्यार। प्यार ही प्यार, वाह जी वाह। और औलाद। औलाद गिफ्ट ऑफ द गॉड। गिफ्ट ऑफ गॉड। मोहब्बत क्या है सर? मोहब्बत पहेली। पहेली है, खूबसूरत पहेली। आप बुझा पाए उसको? नहीं, बहुत उसको एंजॉय किया। अच्छा, एंजॉय किया। प्रोसेस में ही है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, पैसा क्या है सर आपके लिए? पैसा तकलीफ है। यू थिंक इट्स तकलीफ? अच्छा, बर्डन है, लेकिन मैं उस बर्डन को नहीं कभी संभाला, बस जो मिल गया वो गनीमत है, और अब जो करना है वो करें। पैसा आता है तो आए, ना आए तो बेहतर है। तो अच्छा, ओके। और सर लास्ट है शोहरत। शोहरत की डेफिनेशन बताइए। शोहरत मेरा ख्याल है कि एक नरगिसियत का एक इजहार है, और आपको वो रोकती है आज़ादी से, क्योंकि शोहरत से फिर आप पाबंद हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों के ऊपर आप डिपेंड करना होता है। तो आजकल तो शोहरत ही सब कुछ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई और हो, वायरल होना ही आजकल तो सब कुछ हो गया। लेकिन मेरे लिए शोहरत जो है वो एक बोझ ही है। बोझ है। अच्छा सर, अब हम एक टॉपिक पे आ रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए, आपकी 2 शादियां हुई थी जी, ठीक है। पहली जो शादी आपने पहले हमें वैसे तो बता दिया, जो मेरे लिए थोड़ी एक नई बात थी कि आपने अपनी पसंद से शादी की और अपने वो था। अच्छा, वो आपकी शादी हुई कब थी? आपकी क्या ईयर था वो? ये 1973 में। 73 में? हाँ, तो उस जमाने में बड़ा एक्टिविज्म का दौर था, और मैं भी बहुत एक भरपूर इनकलाबी था एज ए राइटर, एज एन एक्टिविस्ट। और राबिया भी पॉलिटिकल सर्कल्स में काफ़ी एक्टिव थी, राबिया सुंबल उनका नाम। अच्छा जी। तो वो फिर उस ज़माने में ये शादी पहली मेरी हुई, और वो फिर और घर ने एक्सेप्ट कर ली फिर वो शादी? वो मुश्किल से एक्सेप्ट की। अच्छा। शुरू में तो उनके लिए ज़रा मुश्किल था। एक तो ये एक्टिविस्ट थी, दूसरे एज ज़्यादा थी मुझसे, और वो फिर जब सवेरा पैदा हुई तो वो फिर मैं लेके गया उनको उसके कान में अजान दिलवाने के लिए। अच्छा। मेरे वालिद साहब के दादा, तो उनके करीब ही मैं घर में रहता था अलग, तो वो फिर हो गया वहाँ से वो एक ताल्लुक ऐसा, वो फिर सवेरा से जो प्यार का रिश्ता मेरे वालिदैन का था, वो तो फिर हम तो बहुत पीछे रह गए। हाँ, तो और सवेरा आपकी उन राबिया जी से एक बेटा भी है। अच्छा। फरहाद जी हाँ। अच्छा। तो वो अभी ज्यादा बाहर ही रहा है। अच्छा। मार्केटिंग में है आजकल, सिंगापुर में। अच्छा, मतलब वो मीडिया से नहीं है उनका कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत था उसको, कुछ एक आध प्ले में काम किया और कुछ म्यूजिक का शौक था, लेकिन वो फिर अपने काम में इतना मसरूफ हो गया कि वो। और वो बड़े हैं सवेरा से? नहीं, छोटे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने दूसरी जो शादी की वो की मदीहा गौहर जी से? जी। अच्छा, मदीहा गौहर से आपके 2 बेटे हैं? जी, सारंग और निर्वाण। अच्छा, ये 2, इनमें बड़े कौन है? निर्वाण बड़े हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए कि मदीहा जी से वैसे तो आपने मुझे पूरा बता दिया कि आपकी किस तरह वो हुई थी, एज अ वुमन और एज अ लाइफ पार्टनर बताइए मदीहा जी कैसी खातून थी? देखिए जी, वो मुझे समहाउ मेरे जहन में जो कॉन्सेप्ट था लाइफ पार्टनर का, पहली शादी में भी और दूसरी में भी, कि आपके साथ कुछ कॉमन चीज़ें हों, कोई आपकी विजन कॉमन हो, आपकी सोच कॉमन हो, आपके इंटरेस्ट कॉमन हो, और दूसरे वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतें हों, डरी डरी और दबी दबी ख़वातीन ना हो, एक पार्टनर का रिलेशनशिप हो। तो
मदिया के साथ, मदिया वाज वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन और बहुत इंडिपेंडेंट, बड़ा फ्यूरियसली इंडिपेंडेंट और बड़े स्ट्रॉन्ग उनके व्यूज़ भी थे। तो और दूसरा जो वो सारे ऐसे थे जो मेरे साथ लगा खाते थे बिल्कुल। वी शेयर्ड द वर्ल्ड विजन, वर्ल्ड व्यू जो है, और सोसाइटी के बारे में हमारा व्यू या जो एक सोशल सिस्टम है उसके बारे में। और फिर थिएटर का पैशन और फिर अजोका का नाम। तो ये अब फैक्टर्स बन गए बहुत। ये एक अजीब बात थी कि एक थिएटर ग्रुप का नाम जो मैंने रखा था वो 10 साल बाद, बल्कि 10 से भी ज़्यादा साल बाद, वो मदीहा ने उसको उस अडॉप्ट किया और उसके ऊपर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में मैं दोबारा फिर इन्वॉल्व हुआ। तो मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि अजोका के बारे में कि आई कंसीव्ड इट एंड मदीहा डिलीवर्ड इट। तो वो एक ऐसा रिश्ता था कि वो पहले तो प्ले राइट और डायरेक्टर का रिश्ता बना, फिर वो हमें लगा कि वी हैव सो मच इन कॉमन and it will be better if we have life in common। तो फिर हमने उसकी शादी भी कर दी। तो मदीहा तो कहा करती थी कि हमें एक इन हाउस प्ले राइट की ज़रूरत थी, क्योंकि थिएटर लिखने वाले लोग नहीं थे। राइटर्स मौजूद थे, ड्रामा राइटर्स भी, टेलीविज़न फिल्म में, कि थिएटर की समझ वाला और जिस तरह का थिएटर जोका करता है। तो वो तो कहती थी कि हमें ज़रूरत थी, तो वो फिर मिल गया हमें। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो, अगर पार्टनरशिप इन प्रैक्टिस हो तो क्या ही बात है कि लाइफ पार्टनर का मतलब ये नहीं कि आप घर गृहस्थी में पार्टनर हैं, घर एक है, बच्चे आपके हैं और आपका जो भी घर का सिस्टम चल रहा है, सोशली यू आर कपल। लेकिन अगर आपकी एक आइडियल्स भी एक हों और आपका प्रैक्टिस भी एक हो, उठना बैठना सोना जागना एक हो, तो वो तो आइडियल रिलेशनशिप। क्या बात। अच्छा, राबिया जी और मदीहा जी की आपस में कैसी? इनका बहुत कम ही मुलाकात थी, मेरे ख्याल ऐसे ही कोई 1-2 ओकेजन पे। वो चूंकि कराची में रही। अच्छा। और बिल्कुल फिर वो जब हमारी अलहदगी हुई तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं थी। बच्चों के साथ तो थी उनकी इन्वॉल्वमेंट, वैसे इंटेलेक्चुअली काफ़ी वो एनलाइटेंड खातून थी, कहानियाँ वानियाँ भी लिखी और काफ़ी शऊर था उनको अपने माशरे के मसाइल का। तो इनका आपस में ज़्यादा मेलजोल नहीं था। सवेरा के साथ और फरहाद के साथ रहा कि वो चूँकि आते थे लाहौर में भी, और अच्छा। मदीहा के साथ काम भी किया उन्होंने, और मदीहा और सवेरा का तो काफ़ी प्यार, बहुत ज़्यादा। सही है, सही। मतलब आपकी औलाद पे इन शादियों का कोई असर वैसे नहीं पड़ा कि जैसे होता है ना घर का वो ख़राब हो जाता माहौल, वो चीज़ नहीं थी। अच्छा, कैंसर जब उनको डिटेक्ट हुआ, क्या एज थी उस वक्त इनकी? मतलब क्या ये था 2015-16 में वो डिटेक्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेट डिटेक्ट हुआ, और वो कुछ अपनी उनकी प्रायोरिटी ज़िंदगी की ऐसी थी, थिएटर बच्चे, मैं, मतलब है उनका जो ज़िंदगी का दायरा ये था। तो उसमें बीमारी और बीमारी का तशख़ीस या बीमारी का इलाज वो एक लो प्रायोरिटी थी। और वो हम कहते भी रहे, जब थोड़े बहुत प्रॉब्लम इंडिकेट होना शुरू हुआ कि इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करा लें, तो कहती रही हाँ करा लेंगे, वो फेस्टिवल हो जाए, ये टूर हो जाए, अभी मैं बिज़ी हूँ। तो वो उसको टालती रही। अस्पताल दाखिल कराते थे, उठ के आ जाती थी कि मैं वहाँ बोर हो रही हूँ, तो बग़ैर वहाँ से वो डिस्चार्ज हुए वो आ जाती थी। वो हॉस्पिटल वाले मुझे फ़ोन करते थे कि जी वो तो चली गई हैं, आप आके तो फिर हिसाब किताब तो कर दें। तो वो कुछ वो उनकी कोलन का कैंसर था भी ऐसा कि वो नज़र भी नहीं आता, बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होता है। ये जो MRI और CT स्कैन वगैरह में वो कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो अनफॉर्चुनेटली लेट डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद फिर बड़ा हमने एग्रेसिवली कोशिश की, उसके सर्जरीज कराई और दूसरे तरह के इलाज भी कराए, लेकिन वो शुरू से स्प्रेड हो चुका, डेस्टिन था कि वो चूँकि 4th स्टेज आ चुकी थी, तो उसके बाद वो फिर मुश्किल था वो वापस आना।
अच्छा सर, एक बात है, लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ना करे लेकिन घर में जब किसी एक इंसान को कैंसर होता है तो वो पूरी फैमिली को एक तरह से हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर पूरी फैमिली एक अजियत से गुजर रही होती है, एक साथ गुजर रही है। आपने तो वो ज़ाहिर पूरा पीरियड देखा इस तरह, क्या चेंज आया आप में? देखें जी, जाहिर है कि एक तकलीफ़ का हिस्सेदार आप भी होते हैं और आपकी ज़िंदगी के मामूलात बदलते हैं, लेकिन मदीहा का कमाल ये था कि उसने कैंसर को लिफ्ट ही नहीं कराई। वो अपनी एक्टिविटीज़ उसने जारी रखी और किसी को ये एहसास नहीं होने दिया। बाज़ लोगों को तो पता भी नहीं होता था कि ये इस प्रोसेस से वो गुज़र रही हैं। यहाँ तक देखें कि सर्जरी का ये फ़ैसला किया हमने कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मैक्स हॉस्पिटल था कि वहाँ सर्जरी करानी है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी थी वहाँ ट्रैवल करने की, हम प्लेस लेके जाते थे। तो उसने कहा कि हमारा वहाँ फेस्टिवल हो रहा है दिल्ली में, तो वहाँ जाके हम फेस्टिवल करते हैं, उसके बाद सर्जरी करा लेंगे। तो ये गई हैं वहाँ फेस्टिवल कराने के लिए। बहुत बड़ा फेस्टिवल था, 4-5 रोज़ हमारे प्लेस थे, हर रोज़ वो मतलब क्राउडेड, मतलब तिल धरने की जगह नहीं होती थी, बाहर लाइनें लगी होती थी, इतना सक्सेसफुल वो फेस्टिवल है। ये खूबसूरत सी साड़ी पहन के एंड पे जाती थी, एक्कोलेड रिसीव करती थी, मीडिया से बात करती थी, थिएटर के लोगों से। और उसके बाद हमने एक सेमिनार रखा हुआ था जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, JNU में, और थिएटर ऑफ पीस के ऊपर, वो उसने अटेंड किया और तब हमने अनाउंस किया कि अगले दिन इसकी सर्जरी है। यानी उस सारे प्रोसेस में वो ग्लीमिंग, शाइनिंग और वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्टिव, किसी को एहसास नहीं था कि ये किस प्रोसेस से गुजर रही हैं और इनकी अगले दिन सर्जरी है। तो उनके लिए ये, और फिर आखिरी वक्त तक ये आप समझ लें कि वफ़ात से चंद रोज़ पहले तक शी वाज डायरेक्टिंग, यानी बेड रिडन भी हो गई थी। तो बेड के जो हमारा बेडरूम था उसके साथ ही नीचे रिहर्सल स्पेस थी, तो वहाँ से बैठ के वो रिहर्सल सुनती थी। अगर थोड़ा सा मैं हेल्प करके उनको लाता था बैल्कनी में, वहाँ से देखती थी कौन क्या कर रहा है, कोई उन्हें एडवाइस करती थी। अगर बेड से उठ नहीं सकती थी तो वहीं से वो कहती थी कि फ़लाने की आवाज़ ठीक नहीं है, फ़लाने का इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, इसको बदलो या इस पे काम करो। तो वो, और वो जो प्ले है वो PNCA में हमने किया, चाक चक्कर था मेरा ख्याल है उसका नाम। तो वो कोई 1 हफ्ता पहले उनकी वफ़ात से वो प्ले वहाँ हुआ। हम लोग नहीं जा सके, लेकिन वो प्ले डायरेक्ट होके वहाँ प्रोड्यूस हुआ। तो इस लिहाज से वो तकरीबन आखिरी वक्त तक वो शी रिमेन्ड एक्टिव, शी रिमेन्ड डिवोटेड टू थिएटर। तो उसकी वजह से फिर लोगों को उस पेन का और उस हॉरर की जो एक फीलिंग होती है जब किसी को नज़र आ रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, उसका उन्होंने एहसास नहीं होने दिया। तो ये, बल्कि जो उनका पैशन था उसकी वजह से वो मेरा ख्याल है आखिरी वक्त तक अपना कमिटेड रही, अपना काम करती रही। क्योंकि हमें उनकी वफात के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर। जी जी, ये मीडिया में तो कहीं पर आया ही नहीं पहले। हाँ, मेरा ख्याल है वो चाहती थी कि ये किसी को पता चले। क्या ज़बरदस्त लोग थे ये लोग भी। अब मुझे बताइए आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। एक तो अभी मैंने ख़त्म किया एक प्ले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे, उनकी 150th एनिवर्सरी है इस साल में, और ये दिस इज़ द फर्स्ट थिएटर प्ले ऑन जिन्ना, एक बायोपिक इन एनी लैंग्वेज एज फार एज आई नो। तो ये अंग्रेज़ी में है क्योंकि इसको कमीशन किया था एक टेक्सास USA का एक ग्रुप है, ह्यूस्टन का, पाकिस्तान एसोसिएशन है और एक एशिया सोसाइटी है। तो वो इस प्ले को करना चाह रहे थे एज ए ट्रिब्यूट, तो दे आस्क्ड मी टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अब कायदे आज़म पे अगर आपने उनकी शान में कसीदे पढ़ने हैं तो वो तो पढ़ने वाले बहुत हैं, पूरी कौम मौजूद है। तो अब आपने अगर थिएटर प्ले करना है और वो मुझसे लिखवाना है तो मैं तो फिर एक्सप्लोर करूँगा मोहम्मद अली जिन्ना एज ए ह्यूमन बीइंग एंड उसकी जो पीरियड
ups and downs in his life, in his emotional personal life as well as in his political life. और थिएटर में तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, थिएटर में ग्रोथ होती है कैरेक्टर्स की, और कैरेक्टर्स को चैलेंजेस होते हैं. तो उसमें उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो बीवी थी रत्ती और उनकी जो बेटी थी डीना, उनका भी आएगा कि वो रिलेशनशिप क्या हुआ. और so it will be Mohammad Ali Jinnah as an exceptional human being, not as a monument and as a icon. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो वो अब उस प्ले तो ख़त्म लिख लिया मैंने, लेकिन उस पर अब ये कुछ थोड़ी सी रिफाइनमेंट उस पर हो रही है. तो उसके अलावा फिर हमारा एक एक्सट्रीमिज़म के बारे में वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय द गवर्नमेंट. एक उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है टू फाइट एक्सट्रीमिज़म. तो उसके लिए हमारा कोई एक प्लान है कि अपने प्लेस जो हैं एनलाइटनमेंट के और पीस के, सूफीज़म के, उसको लेके ट्रैवल करना विद इन पंजाब, उस पर काम हो रहा है. सही. उसके बाद अल्लामा इकबाल की भी इत्तेफाक से 150th एनिवर्सरी है अगले साल. अच्छा. तो उसके लिए भी एक प्रपोजल, एक सीरियल का जो है उसका एक आइडिया सबमिट किया है हमारे जो एक दोस्त हैं प्रोड्यूसर्स, उन्होंने. तो उस पर कुछ काम किया. और अब जो लेटेस्ट इस वक्त प्री ऑक्यूपेशन है वो एक फिल्म प्रोजेक्ट है. अब अजोका विल बी प्रोड्यूसिंग ए फीचर फिल्म पंजाबी में. अच्छा. और उसके लिए हमें गवर्नमेंट से जो एक उनका फिल्म फंड है, पंजाब फिल्म फंड, उससे हमें कुछ एक मिली है इनिशियल ग्रांट, जिसकी वजह से हम इसको शुरू कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को. और वो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बाली जट्टी. ये एक जो हमारा एक आप कहें ट्रैवलिंग थिएटर होता था मेलों में और उर्स के मौके पे और मंडी के मौके पे सर्कस के साथ एक थिएटर परफॉर्मेंसेस होती थी. फोक थिएटर का स्टाइल एक होता था जिसमें बड़े बड़े नाम थे, ये आलम लोहार और इनायत हुसैन भट्टी और आशिक जट, तफैल न्याजी, और उनके साथ बाली जट्टी थी, द ओनली वुमन हु वाज थिएटर ओनर, कंपनी की मालिक थी. उन्होंने एक बनाया था शमा थिएटर. तो और उनकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, सारी स्ट्रगल थी एक औरत की एक मर्दों के डोमिनेटेड फील्ड में, और उसकी जो डोमेस्टिक लाइफ, वेरी अनफॉर्चुनेट डोमेस्टिक लाइफ, लेकिन पब्लिक में शी वाज, उसको बब्बर शेरनी कहते थे, ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मर थी. तो वो पीरियड था, ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s 60s, किसी हद तक अर्ली 70s. ये जब टेलीविज़न और कैसेट्स और VCR वगैरह आए हैं और ज़रा एक एंटरटेनमेंट का तरीका बदला है, उससे पहले की ये कहानी थी. अच्छा. उसको हम रिक्रिएट करना चाहते हैं, ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं. हमारे ये जो परफॉर्मर्स थे जो मैसेज में बहुत पॉपुलर थे, आम लोगों में, एलीट के लिए नहीं थे. तो उस पे अब काम शुरू है. और हम अभी तो स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है. कुछ उस ज़माने के जो बड़े कैरेक्टर्स थे उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है. अभी बल्कि चंद मिनट पहले ही रास्ते में मुझे कॉल आई, जो आशिक जट बहुत बड़े लेजेंडरी एक हमारे थे परफॉर्मर, उनका बेटा है फजल जट, जो छोटा मोटा एक रूरल या एक फोक थिएटर भी करता है और अच्छा गाता भी है. उनकी अभी कॉल आई थी और वो अपनी सपोर्ट देना चाह रहे थे. तो और वी आर नाउ लुकिंग फॉर बाली जट्टी, एक कैरेक्टर जो एक परफॉर्मर भी हो, सिंगर भी हो और बहुत जानदार शख्सियत हो. एक रियल जो पंजाब की जट्टी है उसको भी रिप्रेजेंट करे, और वो आजकल की जो यंग सिनेमा गोइंग ऑडियंस है उनके साथ रिलेट भी कर सके. तो ये अब एक चैलेंज है. बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि बायोपिक है ज़ाहिर है, तो वो उसको अपने कांधों पे लेके चलना चाहिए. बल्कि उसका हम सोच रहे हैं कि एक ओपन ऑडिशन भी करें मुख्तलिफ 2-3 शहरों में जाके, और देखें कि अगर हमें बाली जट्टी वहाँ से मिलती है. क्या बात है, क्या बात. लेट्स सी. नहीं है जोका के साथ तो यही तो एक चीज़ मुंसलिक है कि आप लोग हमेशा नई रवायत डालते हैं. तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर आप ओपन इसका वो करें. सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए. आपको हम जिस तरह प्रेज़ करते हैं, हमेशा आपके काम से सीखते हैं. मुझे खुशी इस बात की है कि आप अभी भी एक्टिव हैं, आप अभी भी हमें कुछ ना कुछ एंटरटेन करने के ज़रिए ढूंढते रहते हैं. और मेरा ख्याल है आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है
कि हम वो जो क्लासिक जो तरीका है काम करने का उसको हम मुंसलिक रखें अपने आप के साथ, और उसके लिए मेरा ख्याल है जोका से बेहतरीन कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो कि काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से जो है वो एक तो पेश की मुबारकबाद है इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए आपने इनिशियलाइज़ किया। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा शाहिद नदीम से कि वो हमेशा हमें एंटरटेन करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मूवी की तरफ जा रहे हैं और ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा होगा आपके लिए। बिल्कुल जी, चैलेंजेस जितने नए चैलेंजेस हैं, सोशल मीडिया का एक चैलेंज है, हाउ टू बी रेलेवेंट एंड स्टिल कैरी ऑन द वर्क यू डू, और फिल्म मेकिंग एक और फील्ड है, तो और उनको कंबाइन करना जो है वो बड़ा एक नई बात है ना उसके लिए। तो सर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी दुआ है, बहुत प्यार है आपके लिए, हमेशा हम दुआ गो रहते हैं कि आपकी लंबी ज़िंदगी के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड अल्लाह। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू।